अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फिज़िक्स 101 असाइनमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो इस असाइनमेंट के टोटल जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स है और इसकी पहले तो ड्यू डेट 16 मई का था, लेकिन अभी जो है ना एक्सटेंड हो गया है, ये 18 मई तक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि ये 19 मई को भी इसका एक एक्सटेंडेड ओपन होगा, तो 19 मई को भी ये सबमिट हो सकता है। तो ये मैंने साल किया है और बड़ी मेहनत से की है और उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इसको फॉलो करें, इसे सीखें, कम्प्लीटली इसको कॉपी ना करें, लेकिन इससे आप हेल्प लें और आपको भी 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले इसकी हम कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो ये ग्रेडेड असाइनमेंट नंबर 1 है, सेमेस्टर और स्प्रिंग 2023 का है और फिजिक्स 101 का ये है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि असाइनमेंट हैज़ बीन डिजाइंड टू इन्हांस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉस ऑफ फिजिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। यानी इसका मकसद ये है कि डेली लाइफ में आपको फिजिक्स की एप्लीकेशंस का कुछ पता चल जाए, ठीक है, और आपको जो है ना जो इसकी अंडरस्टैंडिंग का कुछ आपको पता चल जाए। तो इसका बेसिक मकसद ये है। आगे इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। इंस्ट्रक्शंस में ये है कि उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सॉल्विंग एंड सबमिटिंग असाइनमेंट। ये आपने पढ़ना है पहले जमा सबमिट करने से पहले असाइनमेंट को। तो कहते हैं टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर फर्स्ट 10 वीडियो लेक्चर्स। तो पहले आपने 10 वीडियो लेक्चर्स वॉच करके इसको करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, आप इसको ही फॉलो करें। द असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। और जो ड्यू डेट है इस तरह मैंने आपको बताया, अभी एक्सटेंडेड डेट 18 है, लेकिन 19 भी ये शामिल करेंगे मई, तो वहाँ तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद तो मे बी कि वो एक्सटेंड कर ले, लेकिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फाइनल डेट से पहले करें। फिर कहते हैं 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द असाइनमेंट दैट डज नॉट ओपन आर फाइल इज करप्ट। और ये भी कहते हैं, और ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फाइल ओपन ना हो रहा हो ट्यूटर के पास हो, इंस्ट्रक्टर के पास हो, तो 0 मार्क्स उसको अवार्ड किए जाएंगे, यानी कोई मार्क्स नहीं दी जाएगी। फिर कहते हैं असाइनमेंट फाइल मस्ट बी इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी आपने MS वर्ड में लिखना है, ठीक है। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्मेट। आप किसी और फॉर्मेट में लिखते हैं, HTML में लिखते हैं या कोई और जो है ना मतलब कोई पिक्चर फॉर्म में लिखते हैं या कोई PDF में, तो उसमें जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि यूज़ अ मैथ टाइप फॉर इक्वेशन एडिटर एक्सेट्रा फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स। मतलब कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स ऐसे होते हैं जो आपको MS वर्ड में नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आप जो है ना मैथ टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है मैथ्स की सिंबल्स और मैथ्स को टाइप करने के लिए। और इक्वेशन एडिटर भी जो है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे कम वर्जन का है, तो इक्वेशन एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको मैथमेटिकल इंसर्शन मिल जाती है। फिर कहते हैं 0 marks will be awarded to the assignment if copied from other student or copied from handouts or internet। कहते हैं अगर कहीं से भी आपने कॉपी किया, चाहे किसी और स्टूडेंट से कॉपी किया, इंटरनेट से कॉपी किया या आपने हैंड आउट से कॉपी किया, तो वहाँ पे भी 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। नीचे कहते हैं डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू सबमिट यूर असाइनमेंट। कहते हैं लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि मे भी वहाँ पे नेट का इशू बन जाए या कोई और इशू बन जाए, तो आप जल्द से जल्द इसको जमा कीजिए। और फिर कहते हैं फॉर एनी क्यूरी अबाउट असाइनमेंट कॉन्टैक्ट ओनली physics101@edu.p के ये एक लिंक इन्होंने दी है यहाँ पे। कहते हैं अगर कोई क्यूरी हो आपको इस जो है ना असाइनमेंट के हवाले से, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। फिर कहते हैं डोंट पोस्ट क्यूरीज रिलेटेड टू द असाइनमेंट ऑन MBD। और मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड में आप असाइनमेंट के हवाले से कोई क्यूरीज ना पुट करें, ये उस सब्जेक्ट जो डेली पढ़ा जाता है उसके हिसाब से होता है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें लिखते हैं कि इज इट ट्रू और रॉन्ग टू से दैट a ball will land at the same time if you dropped it straight down from the top of a tower or if you threw it out horizontally। either yes or no, explain with solid reasons। तो इसमें सिंपली उन्होंने ये कहा है कि एक टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है, वहाँ से वो एक बॉल डायरेक्टली नीचे की तरफ छोड़ के फेंक देता है फ्रीली, और दूसरे कंडीशन में उस बॉल को वो दूर फेंक के हॉरिजॉन्टली फेंक के और उसको वो ड्रॉप करता है नीचे। तो कहते हैं कि दोनों कंडीशनों में आया ये लैंड करेगा सेम टाइम में? तो आपके जहन में क्या आता है? बिल्कुल नहीं करेगा सेम टाइम में, क्योंकि एक तो आपने जब स्ट्रेट और ड्रॉप किया है तो वो तो स्ट्रेट ज़मीन की तरफ जाएगा, ठीक है। वो एक
जो है ना डायरेक्शन को फॉलो करेगा जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन जो आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है, वो टू डायरेक्शंस में जाता है। पहले वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जाएगा, फिर जो है ना वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो मतलब वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से वो मोशन करेगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनेंगे, और ये जो है ना लॉन्गर पाथ फॉलो करेगा एज इन कंपैरिजन टू जो बाल आपने बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड फेंका है। तो जो हॉरिजॉन्टली बाल फेंका जाए, ठीक है, उसकी जो टाइमिंग है रीचिंग की लैंडिंग टू द सरफेस और द ग्राउंड और एनी सर्टन सरफेस तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, ये आप देख लें, ठीक है। आप स्क्रीन को थोड़ा सा फास्ट करें और यहाँ से आप हेल्प लें। मैंने लिखा है इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग टू से दैट द बॉल विल लैंड on a certain surface at the same time, either it is dropped down from the top of the tower or thrown out horizontal directions with a certain speed। ठीक है, तो ये जो है ना दोनों कंडीशनों में सेम नहीं हो सकता। आप अपने अल्फाज में लेके मैं जस्ट आपको आइडिया, आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह का आइडिया है, ठीक है। द बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विल टेक more time to reach the landing surface then when it is dropped down freely from the top of the tower, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है when the ball is thrown freely downward from the top of the tower it falls only downward directions under the force of gravity and follows the shortest downwards path and therefore reaches the ground sooner as compared to if it is thrown horizontally। फिर मैंने लिखा है on the other hand if it is thrown horizontally it will follow a curved path as it travels in a horizontal as well as a vertical path। The path is traveled has two components x and y, जिस तरह मैंने पहले बताया था। It will travel in a half downward curved path, ये डाउनवर्ड में यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। ये इसको थोड़ा मैं जोड़ लेता हूँ। डाउनवर्ड कर्व्ड पाथ एज इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी के तौर पे ये जो है ना हाफ कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। सो इट विल टेक अ लॉन्गर पाथ टू ट्रेवल एंड हेंस इट विल लैंड लेटर, और ये लेटर जो है ना लैंड करेगा बनस्बत जो प्रीली बिल्कुल डाउनवर्ड फेंकी जाए उस बाल के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द बॉल थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विल लैंड क्विकली देन इन द सेकंड केस व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, तो ये मैंने सॉल्व किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ कार्स एवरेज वेलोसिटी बाय यूजिंग द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर में डाटा दिया गया है, ठीक है। एक डाटा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर है और वाई डायरेक्शन में 4 मीटर है और टाइम हमारे पास 3 है। तो असल में ये जो डिस्टेंस दी गई है ना, ये इसके कंपोनेंट्स है। तो इसके कंपोनेंट्स उसको हमने अलग अलग पॉइंट, ये जो डिस्टेंस दी है ना, ये इस डिस्टेंस के कंपोनेंट्स है। ये आप डिस्टेंस देख ले, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वाई डायरेक्शन में है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका तो जस्ट हमारे पास जिस तरह हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, हम एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे और वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको वाई से डिवाइड करेंगे। ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे। एक्स डायरेक्शन में मैंने 5 मीटर को 3 सेकंड से डिवाइड किया है, तो 1.67 मीटर समथिंग इस तरह इसकी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। और फिर जो वाई कंपोनेंट में यहाँ मैंने किया है जो 4 मीटर है उसको मैंने 3 सेकंड से डिवाइड किया हुआ है, तो 1.33 मीटर अप्रॉक्सीमेटली ये आया हुआ है। तो फाइनली हम कहते हैं so we have the x component of car's average velocity is 1.67 meter per second and y component is 1.33 meter per second। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं a body is moving at 30 km per hour while veering to the right it keeps moving at the same speed is there any force involved in this case or not, ठीक है। इस तरह मतलब बोल सकते इज देयर एनी फोर्स, आइदर यस और नो, एक्सप्लेन विद अ सॉलिड रीजन। कहते हैं एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये जो है ना वीर भी करती है, मतलब यहाँ से टर्न भी ले रही है, ठीक है। जब टर्न ले रही है तो क्या ये कहते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है जो ये टर्न ले रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, जिस तरह हमें पता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, इस कायनात में वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा, लीनियर मोशन करेगा, ठीक है।
अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लीनियर फात में नहीं है, बिल्कुल वो करोड़ फात में चला जाता है, तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अमल कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑफ कोर्स इट इज़ अफेरेंट देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मूविंग बॉडी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल एक एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे अमल कर रहा है। इट इज श्योरली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट टेकिंग द बॉडी टू वीर एट। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये श्योरली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बॉडी को वीर कर रहा है। दिस फोर्स इज चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ कार एवरी मूवमेंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ इट्स कांस्टेंट स्पीड। तो हम कह रहे हैं कि ये तो डायरेक्शन हर मोमेंट चेंज कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं ला रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द स्पीड इज नॉट चेंज बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो स्पीड वो चेंज नहीं हो रहा। वी नो दैट एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो यही हिसाब है। इस लॉ में किया गया था, दिस लॉ गिव्स दैट द बॉडी विल कीप मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड अनलेस अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फॉरेन फोर्स। तो हम कहते हैं कि एक बॉडी बिल्कुल लीनियर मोशन करेगी इस कायनात में अगर इस पे और सेम स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ हो जाएगी अगर इस पे कोई एक्सटर्नल या फॉरेन फोर्स एक्ट ना करे। सो एज इन दिस केस द बॉडी इज वीयरिंग टू द राइट, बॉडी राइट की तरफ मुड़ रही है, वीयर कर रही है, डिविएट कर रही है। देयरफॉर एन एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू मेक इट फॉलो द करोड पाथ। तो हम कहते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे अमल कर रहा है तो ये करोड पाथ में मूवमेंट करे। The change in the motion or directions or both of them of a moving object may be brought by any type of external force such as frictions, air resistance और steering mechanism। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि मोशन में किसी भी टाइप की चेंज हो तो वो कोई भी किसी भी टाइप की चेंज जो है ना मुख्तलिफ अवामिल से आ सकता है। तो वो फ्रिक्शन हो सकता है, एयर का फ्रिक्शन हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस या स्टीयरिंग इफेक्ट हो सकता है। तो ये मतलब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पास है। अच्छा, बल्कि और भी इसमें थोड़ा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये फाइनली मैंने लिखा है, लेकिन फाइनल के बाद आप कॉमा डाल दें तो इसकी जो नीचे लाइन दी है ये लाइन ख़त्म हो जाएगा और ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा। फाइनली वी से दैट द बॉडी मूव विद द सेम स्पीड अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड है इस बॉडी की 30 किलोमीटर/आवर से ये चल रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बदौलत ये जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है, 4 नंबर क्वेश्चन है। अ मैन इज होल्डिंग अ सूटकेस एज शोन इन द फिगर। एक आदमी के हाथ में सूटकेस है, उसने सूटकेस पकड़ा हुआ है जिस तरह इस फिगर में दिया गया है। यूजिंग द मेंशन डाटा इन फिगर, जो फिगर में डाटा गिवन है उसको यूज करते हुए कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सूटकेस एक्सेलरेशन। तो आप उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करें जो सूटकेस में पैदा हो रही है ऐसा तस्वीर के मुताबिक। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। एक वो फोर्स है जो आदमी लगा रहा है, ठीक है, 168 न्यूटन फोर्स है, और एक वो फोर्स है जो वजन के तौर पर नीचे ज़मीन की तरफ सूटकेस का अमल कर रहा है, यानी mg जो है, यानी हमारे पास 166.6 न्यूटन है। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। आदमी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और बैग का वजन नीचे की तरफ हो रहा है, तो नेट फोर्स हमारे पास इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अवेलेबल डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्स ऑन द सूटकेस इन अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास किया है, फोर्स हमारे पास है 168 न्यूटन है। फोर्स ऑन द सूटकेस इन द अपवर्ड, अच्छा यहाँ पे ये अपवर्ड नहीं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, ये डाउनवर्ड, यहाँ पे आप डाउनवर्ड लिखे DOWN, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास W है, ठीक है, W इसकी वजन है, ठीक है, वेट है। तो हमारे पास W बराबर है mg का, और mg यहाँ पे दिया गया 166.6 न्यूटन। तो हमारे पास नीचे किया जाएगा नेट फोर्स, हमारे पास इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस आएगा, यानी आप, ठीक है, जो फोर्स अपवर्ड की तरफ लगा रहा है आदमी, उसे आप इसकी वजन की फोर्स को माइनस कीजिए, तो 168 न्यूटन माइनस 166.6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हमारे पास 1.4 न्यूटन आ जाएगा। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि सूटकेस में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में और कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो सिंपल बात है, फ्रॉम सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लेते हैं, तो उसमें हमें पता है कि एफ की एक इक्वेशन है फोर्स, वो हमारे पास इज इक्वल टू ma के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ए को एक साइड पे इंडिपेंडेंट छोड़ के आप m से दोनों साइडों को डिवाइड कर दे, तो m से एक साइड को डिवाइड करे, दूसरे को भी डिवाइड करे, तो a इंडिपेंडेंट रह जाएगा और इक्वेशन इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि E इक्वल्स इफ ओवर m।
तो आप उस फोर्स को 1.4 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स को, ठीक है, जो नेट फोर्स फाइनल आया हुआ था उसको आप 17 kg यानी सूटकेस के वजन से उसको डिवाइड कीजिए। सूटकेस की जो मास है उस मास से आप उसको डिवाइड कीजिए, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.08235 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप 0.0824 भी लिख सकते हैं, यानी 5 को राउंड ऑफ करके 3 को 4 भी बना सकते हैं, 5 को आप फिर टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, ट्रंकेट कर दे फिर उसको। तो मैंने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 0.08235 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप द सूटकेस इन इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड एक्सेलरेशन डायरेक्शन, अपवर्ड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने टाइम तो काफ़ी लिया है, लेकिन होपफुली ये आप लोगों को बहुत हेल्प देगा, और इसी को आप बिल्कुल काफ़ी ना कीजिए बल्कि इससे हेल्प लीजिए और आधा आधा इसको काफ़ी कीजिए, तो ये आपको हेल्प देगा।